जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लाइव थ्योरी क्लासेस में, जिसमें कि मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री की जो पॉलिटी का जो सेक्शन है, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था के आधार के अंतर्गत आता है। और इसमें अंग्रेजों का जो शासन काल था, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है या फिर ब्रिटिश उपनिवेशिक काल का जो दौर था, उस समय में जो अधिनियम आए थे उस पर लगातार मैं क्लासेस ले रहा हूँ। तो इससे पिछली क्लासेस में मैंने जो कंपनी लॉ थे, यानी कि जो कंपनी के अधिनियम थे, वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और साथ ही साथ में मैंने जो ताज का शासन था, जिसमें कि पहला जो अधिनियम आया था 1858 का, वो मैंने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑल आर द पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस लाइक प्री एंड द मेंस। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा बेहतर कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। साथ ही साथ में आप अगर केवीज की तैयारी कर रहे हैं और केवीज में अगर आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। और आप साथ ही साथ अगर हिस्ट्री के पार्ट में भी हैं तो वहां पे भी बहुत ही ज्यादा उम्दाही तरीके से आप बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे, जिसमें कि आप थ्योरी थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे तो एमसीक्यू आसानी से लगा पाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक भी क्लास मिस नहीं कर पाएंगे, जिसमें कि मैं पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था को यहाँ पर आपको कंप्लीट देने वाला हूँ। तो शुरू से जो मैंने क्लासेस लिए हैं वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग आप पूरा भारत की राज्य व्यवस्था को मेरे द्वारा कंप्लीट कर पाएंगे। चलते हैं अपन इससे आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि 1858 का जो अधिनियम आया था, जिसको कि भारत सरकार का अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद जो अगला अधिनियम आया उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम के नाम से ये जाना जाता है, जिसमें कि 1858 से लेकर 1947 के बीच की जो भी अधिनियम आए हैं उन अधिनियमों को यहाँ पर अपन कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1858 का जो भारत सरकार का अधिनियम था वो मैंने पिछली क्लासेस में कंप्लीट करवा लिया है। तो पिछली क्लास आप प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर मैं उसको अभी दोबारा रिवाइज कराऊंगा तो टाइम काफी हो जाएगा, तो उसको आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि मैंने आपको 1858 वाला कंप्लीट करा दिया है। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये भारत सरकार की जो अधिनियम है ये 1858 से लेके जब तक भारत आजाद हो गया, जब तक के जो अधिनियम आते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो भारत सरकार अधिनियम या फिर ताज के शासन के अंतर्गत, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जो शासन आ गया था, वो जो अधिनियम कहलाए वो भारत शासन अधिनियम कहलाए थे, जो कि 1947 तक जब भारत आजाद हुआ तब तक के अधिनियम कहलाते हैं। तो पहला मैंने कंप्लीट करा दिया, जिसमें कि भारत सरकार अधिनियम 1858 था, जो कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद में, जैसे कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह कहा जाता है, उसके बाद जब भारत का शासन अच्छा बनाने के लिए कुछ नए कानून यहाँ पर लाए गए थे, जिसमें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। वो अमेंडमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कंप्लीट करा दिया है पिछली क्लास में, तो उसको आप वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे भारत परिषद आज आज की क्लास में हम दो अधिनियम कंप्लीट करने वाले हैं। एक अधिनियम जो है वो है भारत परिषद अधिनियम 1861, और दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी का हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सारा जो भी पॉइंट्स होंगे पूरे के पूरे चरणबद्ध तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एक एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम अगर आप प्री दे रहे हैं जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको पूरे फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, देन यू कैन गिव द करेक्ट आंसर। तो सारे पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए दोनों ही जो अधिनियम है उसके एक एक पॉइंट्स के आप शॉर्ट नोट भी बनाते हुए चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो कि कहलाता है भारत परिषद अधिनियम। क्या कहलाता है? भारत परिषद अधिनियम 1861। तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको कि एक महान क्रांति के रूप में
जाना जाता है, या फिर सैनिक विद्रोह भी कहते हैं इसको। और इस विद्रोह के बाद में ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारत पर शासन चलाने के लिए यहाँ पर भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है। 1858 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम में भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कुछ भारतीयों को भारतीयों को यहाँ पर सहयोग की जरूरत पड़ी थी, और उसमें अमेंडमेंट देखने को मिला था, जो कि 1858 के अधिनियम में मैंने आपको बता दिया है। तो ये 1857 की जो महान क्रांति के बाद में यहाँ पर सीधे ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारत में शासन अगर करना है, भारत में अगर शासन को चलाना है अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर जो रह रहे भारतीय हैं उनका यहाँ पर सहयोग लेना आवश्यक है। तो इसी सहयोग की नीति के तहत यहाँ पर ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम लेके आए। तो उसी अधिनियम की यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से देखा जाए तो उसी अधिनियम के पैरेलल चलते हुए सबसे पहला अधिनियम जो कहलाता है वो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कहलाता है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन को चलाना, यानी कि भारत में अगर शासन करना है, भारत में हमें बिजनेस करना है और साथ ही साथ शासन करना है, हमें पॉलिटिकली हमें इन्वॉल्व होना है, तो यहाँ के भारतीयों का सहयोग लेना हमें जरूरी होगा। तो उसी सहयोग के लिए यहाँ पर एक पॉलिसी बनाई, और उस पॉलिसी के तहत ब्रिटिश संसद ने, यानी कि ब्रिटिश में जो संसद है उस संसद के तहत यहाँ पर 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम पारित किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है वो इसी के तहत यहाँ पर आता है, जिसमें कि भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का एक ये महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। क्या 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है ये भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर काफी ज्यादा जो अलग अलग तरीके के नियम लाए गए थे वो आगे जाकर यहाँ पर आपको अगले अधिनियम में काफी ज्यादा बलपूर्वक यहाँ पर उसको इम्पोज किया गया था। तो 1861 आपको इतना याद रखना है, 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है वो भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं इस अधिनियम के द्वारा यहाँ पर कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की। क्या भारतीय प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना, भारतीय प्रतिनिधियों को यहाँ पर शामिल करने की प्रक्रिया इसी ही अधिनियम से चालू की गई थी, यानी कि यहाँ पर अब भारत के रहने वाले जो यहाँ पर जनता थी और उनको यहाँ पर इस कानून के तहत एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने की शुरुआत की गई। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत में 1858 का जो एक्ट आया था उस समय भारत में जो उस समय उससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो गवर्नर जनरल के बाद में यहाँ पर 1858 का जो अधिनियम आया उसमें गवर्नर की जगह पे अब वायसराय आ गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर जो वायसराय आया था तो वायसराय कुछ भारतीयों को एक विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था, यानी कि जो गवर्नर जनरल था अब उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। अब वायसराय के पास में थोड़े से पावर थे, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल जो था वो सचिव के पास में रहा था, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है कि जो ब्रिटिश कैबिनेट है, कैबिनेट के सदस्य के रूप में यहाँ पर एक सचिव अपॉइंट किया गया था, जो कि भारत में पूरी की पूरी शक्ति उस पे ही निहित थी और उसके बिना यहाँ पर काम नहीं हो सकता था। तो पिछली क्लास में मैंने पूरा समझा दिया कि जिसमें कि पूरी की पूरी एक परिषद बनाई गई थी 5 सदस्यों की, जो कि उसको सलाह देती थी। तो आप पिछला वाला पूरी क्लास देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। तो अपन इसमें आगे चलते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इस अधिनियम में, जो कि 1861 का अधिनियम है, इसमें वायसराय को कुछ भारतीयों को यहाँ पर परिषद में शामिल करना था, परिषद को बढ़ाना था, एक्सपेंड करना था, जिसमें कि गैर सरकारी, कैसे
सरकारी नहीं, गैर सरकारी, यानी कि सरकारी सदस्य तो वो होते थे जो कि सरकार के द्वारा, यानी कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट के द्वारा जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज जो होते थे वो सरकारी सदस्य कहलाते थे। लेकिन यहाँ पर भारतीयों को शामिल करना था तो भारतीय यहाँ पर गैर सरकारी कहलाते थे, यानी कि वो सरकार के ना होते हुए यहाँ पर इनको अपॉइंट करने के लिए इस अधिनियम में एक प्रोविजन लाया गया। यानी कि यहाँ पर विस्तारित, यानी कि अपनी परिषद को विस्तार करना था, आगे बढ़ाना था, एक्सपेंड करना था। तो गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकन कौन कर सकता था? वायसराय। तो इसको भी लिखिएगा, जो वायसराय है, वायसराय यहाँ पर कुछ भारतीयों को परिषद के विस्तार के लिए गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। नामांकित कर सकता था। तो ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में जो एक पॉइंट मिलता है वो है 1862 में, जब, क्योंकि 1856 से लेके 1862 तक भारत में जो वायसराय रहा वो कौन रहा? इसमें 1856 में तो गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग को ही यहाँ पर पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। यानी कि वो एक ऐसा अवसर था जो कि गवर्नर जनरल के पद पे भी रहा और वायसराय भी रहा। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 जो भारतीय थे वो यहाँ पर परिषद में अपॉइंट किए थे, जो कि एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में आए थे। कौन थे? एक तो बनारस का राजा, दूसरा पटियाला का महाराज, और तीसरा जो था वो सर दिनकर राव। ये 3 लोग थे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये भी नोट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। 1862 में यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 भारतीयों को यहाँ पर जो एक गैर वो थे, मतलब गैर सरकारी सदस्य थे, उस तरीके से इनको यहाँ पर लाया गया, जो कि भारतीय थे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। 3 भारतीयों को परिषद में शामिल किया गया था। तो वो 3 भारतीय कौन थे, इनके नाम आपको याद रखना चाहिए, या फिर वो कहाँ के थे ये आपको याद रखना है। नाम जरूरी नहीं है। एक तो बनारस का राजा, दूसरा पटियाला का राजा, और तीसरा सर दिनकर राव। इन तीनों को यहाँ पर विधान परिषद में मनोनीत किया गया था पहली बार सन 1862 में। और इस अधिनियम में मद्रास बंबई की जो प्रेसिडेंसी है उनको यहाँ पर फिर से दोबारा से विधायी शक्ति देकर जो विकेंद्रीकरण, यानी कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे पहले जब गवर्नर जनरल था 1800, अगर हम बात करें 1853 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत जो कि चार्टर एक्ट था, उस समय यहाँ पर बंबई और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उनकी पावर पूरी छीन ली गई थी, और पूरा का पूरा कंट्रोल जो आ गया था वो गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया था। लेकिन यहाँ पर 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इसमें एक्सपेंड कर दिया गया। पुनः दोबारा मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति के अधिकार दे दिए गए, और इस तरीके से जो केंद्रीकरण की जो नीति थी उसमें बदलाव किया गया और पूरे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी कि अब पावर सिर्फ एक वायसराय के हाथ में ना रहते हुए अब जो बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वहां तक पहुंच गई थी, और वहां तक इसका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर
शक्तियों का दोबारा से विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, तो यहां पर शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ और उसमें मद्रास और बम्बई, ये दोनों जो प्रेसिडेंसी थी इनको दोबारा से पावर दे दी गई थी और इस प्रक्रिया की शुरुआत यहां से कर दी गई। ये पॉइंट भी आपको याद है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये यहां पर अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे विकेंद्रीकरण की शुरुआत तो हो जाती है, जिसमें कि मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी है उनको दोबारा से यहाँ पर पावर दे दिया जाता है और जो सेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस थी उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके पावर को अब दोनों प्रेसिडेंसियों को बांट दिया गया था। तो इस प्रकार की इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 के द्वारा शुरुआत की गई थी, जो प्रवृत्ति थी जिसमें कि केंद्रीकरण की एक नई तरीके की शुरुआत की गई थी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसको पूरा उलट दिया। और 1733 का जो चार्टर अधिनियम था, ठीक है ना, के साथ में यो की एकदम से पावर में आ गई थी, उस पावर को पूरा का पूरा यहाँ पर कन्वर्ट करके अब पावर को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उस समय यहाँ पर जो सेंट्रलाइजेशन जो पावर थी वो पूरी अपने कंट्रोल में ले ली थी और बाकी की प्रेसिडेंसियों की जो पावर थी वो पूरी जीरो कर दी थी। यानी कि पूरी की पूरी रिपोर्टिंग सिस्टम वो सेंट्रलाइजेशन हो गई थी, केंद्रीकरण में आ गई थी। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा यहाँ पर 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसने अब दोबारा से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जो कि 1773 से लेके 1833 के चार्टर अधिनियम तक चली थी और काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी और पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो सेंट्रलाइज प्रोसेस था। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट बिल्कुल लिखिएगा, 1773 में जो एक्ट आया था, एक्ट से 1833 ईस्वी तक के जो चार्टर एक्ट थे, ठीक है ना, चार्टर एक्ट पलट पलट कर रख दिया था। यानी कि पूरी की पूरी जो प्रोसेस सेंट्रलाइजेशन थी वो पूरी यहाँ पर विकेंद्रीकरण कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पावर को। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा क्योंकि बीच में ये पूछ सकते हैं, इसलिए इसको आपको माइंड में रखना है। तो ये पॉइंट यहाँ पर पहुंच जाता है और साथ ही साथ में यहाँ पर अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 में जो तक प्रांतों में संपूर्ण आंतरिक स्वायत्ता, यानी कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, इसी डिसेंट्रलाइजेशन में 1937 में जो भारत में प्रांतीय चुनाव की जो व्यवस्था हुई थी, जो कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत जो व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था की एक प्रकार से ये चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर विकास आपको देखने को मिला था, जो कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ही एक झलक इसकी देखने को मिलती है। यानी कि इस विधायक विकास की नीति के कारण ही 1937 में जो प्रांतों में एक आंतरिक स्वायत्ता हासिल की गई थी वो इसी के कारण की गई थी। 1937 में जो प्रांतीय स्वायत्ता हासिल की थी वो इसी के कारण की गई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपको याद कर लेना है। नहीं कि एक प्रकार से यहां से स्टेप चालू हो चुका था जिसमें कि डिसेंट्रलाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले बंगाल और मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी को दिया गया, उसके बाद में प्रांतीय सरकार की शुरुआत हुई थी आगे चलकर 1937 में, जब यहाँ पर प्रांतीय सरकार को चुना गया था। एक चुनाव के द्वारा यहाँ पे एक जनरल इलेक्शन भी करवाए गए थे जिसमें कि वोट देने का अधिकार भी दिया गया था। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। बंगाल में 1862 और उत्तर पश्चिम के सीमा प्रांत में 1866 और पंजाब में 1897 में यहाँ पर विधान परिषद का गठन किया गया। यानी कि अलग अलग जो यहाँ पर
जो राज्य थे जो कि अंग्रेजों के अधीन थे, जिसमें कि पंजाब था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था और बंगाल था। तो यहाँ पर अलग अलग विधान परिषदों का गठन किया गया। सबसे पहले यहाँ पर बंगाल में हुआ, बंगाल के बाद में फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हुआ, उसके बाद में पंजाब में हुआ। 1862 ये बंगाल में किया गया। उसके बाद में 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। उसके बाद में 1897 में पंजाब में। विधान परिषद का गठन हुआ। तो ये एक चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर पूरे प्रोसेस को बदला गया। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं फिर से, क्योंकि ये अधिनियम एक प्रकार से एक पूरा परिवर्तन लाने वाला था, इसलिए एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस अधिनियम ने अगली चीजें यहाँ पर ये लाई कि इस अधिनियम ने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां भी यहाँ पर प्रदान की। यानी कि अब परिषद के पास में पावर भी आ गए थे, यानी कि वायसराय को यहाँ पर परिषद के कार्य संचालन के लिए यहाँ पर जो शक्ति थी वो यहाँ पे वायसराय को और ज्यादा मिल गई। यानी कि इस अधिनियम से पर्सनल संचालन के लिए अधिक शक्तियां प्राप्त हुई। अधिक शक्तियां यहाँ पर मिल गई, यानी कि अधिक शक्तियां यहाँ पर आदेश बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई। किसको? वायसराय को, जो कि अलग अलग परिषदों के गठन के बाद में यहाँ पर शक्तियां मिली थी, जो कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में जो विधान परिषद का गठन हुआ था, जिसमें कि गैर सरकारी जो भारतीय थे यानी कि उनको यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि ये जो अधिनियम था ये लॉर्ड किनिंग के समय आया था, यानी कि लॉर्ड किनिंग उस समय यहाँ पे वायसराय था। यानी कि लॉर्ड किनिंग के द्वारा 1859 में ये प्रारंभ की गई जो पोर्टफोलियो प्रणाली को यहाँ पर मान्यता मिली। यानी कि इससे पहले एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी यहाँ पर शुरू किया गया था, जो कि किनिंग के द्वारा किया गया था 1859 में। तो उसने जो प्रारंभ की गई थी इस तरीके की व्यवस्था, जिसमें कि पोर्टफोलियो उसका पूरा विभाग और विभाग की पूरी जानकारी, पूरा सिस्टम जो था उसको यहाँ पर मान्यता मिली थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। यानी कि इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है। यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर, जो कि पहले से किनिंग ने एक प्रकार से उसके शुरुआत की थी, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन 1861 के इस परिषद अधिनियम में वायसराय की परिषद में जो सदस्य बनता था, उस सदस्य को अब यहाँ पर एक या एक से अधिक विभागों की जो प्रभारी है उसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी यहाँ पर दी जा सकती थी। साथ ही साथ यहाँ पर उसे इस विभाग की काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार था। यानी कि उसके पास में जो सदस्य होता था परिषद का, उसके पास में विभाग होते थे सरकारी, जो कि एक या एक से अधिक होते थे, और उसको यहाँ पर विभाग की काउंसिल की ओर से एक पावर भी मिला था, और उसमें यहाँ पर एक अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार उसको मिल गया था। और एक पॉइंट और नोट कीजिएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर बहुत जरूरी है। इस अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल के समय काउंसिल के बिना बताए हुए एक अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया था। यानी कि यहाँ पर अगर इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी में भी यहाँ पर एक
आपातकाल अगर लग जाता है, कहीं पे इमरजेंसी हो, आपातकाल के समय वायसराय अध्यादेश लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। और साथ ही साथ में ये जो अध्यादेश था, ये अध्यादेश यहाँ पर जो इसकी एक अवधि थी, एक समय सीमा यहाँ पर बनाई गई थी, जो कि थी 6 माह की। समय सीमा 6 माह थी यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट जो कि मैंने आपको बताए, जो कि 1861 के परिषद अधिनियम में जो मैंने बताया, इनको एक बार और अपन रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर डेवलप हो जाए और आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत परिषद अधिनियम, पहला जो अधिनियम था वो भारत शासन अधिनियम था, जो कि 1858 में आया। उसके बाद जो परिषद जो अधिनियम आया, उसके आगे परिषद लिखा गया। अब इस परिषद को जरूर बोल कीजिएगा, परिषद इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे परिषद का गठन हुआ। सीधे याद कर लीजिएगा, इस ही अधिनियम से यहाँ पर परिषद को मान्यता मिली और इसमें गैर सरकारी जो लोग थे वो इसमें शामिल किए गए, यानी कि भारतीयों को यहाँ पर परिषद में शामिल किया गया, यानी कि भारत परिषद अधिनियम इसी कारण से ये कहलाया। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सीधा माइंड में रख लीजिएगा कि यहाँ से गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी यहाँ पर परिषद में एंट्री हुई थी। इस कारण से इन अधिनियमों को परिषद, यानी कि यहाँ पर परिषद को पावर मिल गई थी और अन्य जितने भी अंग्रेजी शासित क्षेत्र थे वहां पे परिषदों का गठन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी परिषद की जगह पे जो अधिनियम में आपको परिषद नाम दिखाई दिया जाएगा, तो वहां पे परिषद का ही पूरा का पूरा जो अमेंडमेंट थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे वाला अधिनियम भी है, वो भी भारत परिषद अधिनियम 1892 कहलाता है, तो उसको भी अपन अभी देखेंगे। तो ये पॉइंट्स रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी परिषद में। देखिए परिषद हर जगह आएगा आप, है ना। साथ ही साथ में वायसराय भारतीयों को परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। देखिए ना, यहाँ पे भी परिषद आया। 1862 में 3 भारतीय परिषद का गठन किया गया। मतलब 1862 के बाद में यहाँ पर 3 भारतीय मतलब 3 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था, जो कि गैर सरकारी सदस्य थे। एक तो बनारस का राजा, पटियाला का राजा और सर दिनकर राव को यहाँ पर शामिल किया गया। शक्तियों का विकेंद्रीकरण यहाँ पर किया गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे जो केंद्रीकरण था, जो कि 1773 से लेके 1833 तक हमने को देखने को मिलता है, उसका विकेंद्रीकरण किया गया और यहाँ पर पूरा पूरा पलट के रख दिया गया। और मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी जो कि पूरा रिपोर्ट करती थी केंद्र को, अब यहाँ पर पावर दोबारा से उनको दे दिए गए थे। 1937 में इसी प्रक्रिया के तहत जो स्वायत्तता हासिल की गई थी और यहाँ पर प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ था, उसका प्रोसेस का ये पहली स्टेप इस परिषद में यहाँ पर देखने को मिली, जो कि एक विकेंद्रीकरण शक्ति का एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिला था। ये याद रखिएगा। साथ में 1862 में बंगाल में, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा में, 1857 में पंजाब में यहाँ पर विधान परिषद का गठन किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पर जो कि है वायसराय को यहाँ पर जो परिषद है, परिषद को यहाँ पे कंट्रोल करके परिषद का गठन हो गया था अलग अलग जगह पर, तो उनके संचालन के लिए एक्स्ट्रा पावर, यानी कि यहाँ पर संचालन के लिए अधिक शक्तियां यहाँ पर दी गई थी वायसराय के पास में। साथ ही साथ में आपातकाल पे अगर कहीं पे लग जाता है, कहीं पे एक इमरजेंसी देनी पड़ जाए, तो इमरजेंसी के लिए यहाँ पर वायसराय के पास में एक शक्ति थी अध्यादेश लागू करने की। एक अध्यादेश वो इमरजेंसी में ला सकता था और अध्यादेश की सीमा यहाँ पर बनाई गई थी, जो कि 6 माह है। आज भी आप देखेंगे, आज भी भारत में जो एक्ट है उसमें आर्टिकल में बात की जाए तो जो इमरजेंसी के समय में यहाँ पर अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसकी मैक्सिमम सीमा 6 माह है। तो वो जो एक्ट में जो आर्टिकल में जो क्लॉज दिया गया है, वो क्लॉज कहीं ना कहीं भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा अधिनियम बनाए गए थे वहीं से ये क्लॉज लिया गया है। तो इसको आप ऐसे भी याद
कर सकते हैं इजीली। तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसके सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको रिवाइज करा दिए। अब अपन आगे चलते हैं जिसमें कि हम देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892, यहाँ पे भी क्या आपको ये परिषद दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे परिषद के बारे में ही कुछ ना कुछ यहाँ पर चर्चा आपको देखने वाली है। यानी कि इस अधिनियम में क्या हुआ था, इस अधिनियम में केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदें दोनों को यहाँ पर दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति के सामने एक चुनाव का प्रावधान रखा था। यानी कि एक डायरेक्टली यहाँ पे इलेक्शन का प्रावधान रखा गया था, जिसमें कि अब चुनाव के द्वारा यहाँ पर सीधे चुने जाएंगे वो सदस्य जो कि इस परिषद में नियुक्त होंगे, जो कि गैर सरकारी सदस्य होंगे। यानी कि गैर सरकारी सदस्य कौन हुआ, वो हुआ भारतीय। तो यहाँ पर गैर सरकारी सदस्य जो कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में दोनों में चुनना था, तो उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन। नियुक्ति के लिए एक चुनाव, जिसमें कि केंद्रीय परिषद और प्रांतीय विधान परिषद दोनों के लिए एक प्रावधान रखा गया था, जिसमें कि एक समिति जो कि चुनाव करवाए उसका प्रावधान यहाँ पर रखा गया था। हालांकि चुनाव का जो शब्द है वो इस अधिनियम में प्रयोग नहीं किया गया था, ये नोट कीजिएगा, ठीक है ना। इसको नोट जरूर कीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, चुनाव शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया था, इसलिए इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ डबल कोट में, चुनाव शब्द का प्रयोग इसमें नहीं हुआ था। तो इसके माध्यम से यहाँ पर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। हालांकि यहाँ पर जो बहुमत है वो सरकारी सदस्यों का ही रहता था, ठीक है। इससे गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई गई थी, लेकिन यहाँ पर जो बहुमत हुआ करता था वो यहाँ पर सरकारी सदस्यों का ही हुआ करता था। जिससे कि यहाँ पर अगर मैंडेट की बात आए तो सरकारी सदस्य अगर किसी लेजिस्लेचर किसी कानूनी चीजों में आए तो सबसे ज्यादा उन्हीं को वोट मिले और वही यहाँ पर पारित हो पाए। यानी कि गैर सरकारी सदस्य कम हुआ करते थे सरकारी सदस्यों की अपेक्षा, ठीक है, ये याद रखेगा। इस विधान ने परिषदों की जो कार्य में है ना वो कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट में बहस करने और कार्यपालिकाओं की जो प्रश्न थे उसमें उत्तर देने का अधिकृत कर दिया। यानी कि यहाँ पर इस चेंज ने यहाँ पर बजट और बजट के साथ साथ में यहाँ पर उसके कार्य भी बढ़ा दिए थे, बजट में बहस करने, बजट में बहस करने के लिए अधिकृत कर दिए गए और साथ ही साथ में यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर भी वो दे सकती थी। ठीक है, अगला पॉइंट, इसने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की जो शक्ति थी उसका भी प्रावधान किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में ही अपना वायसराय की पावर रहती थी यहाँ पर, तो वायसराय जो था वो केंद्र में रहता था।
तो केंद्रीय विधान परिषद और उस समय जो बंगाल में चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, उसमें यहाँ पर जो गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए यहाँ पर जो पावर थे, यानी कि अब वायसराय के पास में ये पावर इससे मिल गई थी, और जो कि गैर सरकारी सदस्यों के लिए नॉमिनेट करने का पावर जो था वो वायसराय के पास में आ गया था। और इसके अलावा यहाँ पर जो प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए सिफारिश के लिए यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति भी मिल गई थी। यानी कि अब गवर्नर के पास में इतना पावर था यहाँ पर इस अमेंडमेंट में, जो कि 1892 का जो परिषद अधिनियम था, वहां पर गवर्नर को जिला परिषद के साथ साथ नगर पालिका, जो वहां पे नगर पालिका हुआ करती थी, साथ में उस समय यूनिवर्सिटी भी बन गई थी, यूनिवर्सिटी में भी, और जो व्यापार संघ का जो पूरा क्षेत्र होता था, और जमींदार के का जो पूरा का पूरा एक संगठन हुआ करता था, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो सिफारिशों में यहाँ पर जो सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी, उस नियुक्ति करने के लिए भी पावर अब गवर्नर को जो हुआ करती थी वो अब वायसराय को यहाँ पर मैंने की। अब यहाँ पे गवर्नर लिखा है, गवर्नर नहीं, यहाँ पे वायसराय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वायसराय नोट कीजिएगा, वायसराय मैंने गलत बोल दिया था, वायसराय को ये पूरी पावर यहाँ पर शक्ति दी गई थी, ठीक है। यहाँ पर जो प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ और जमींदार, साथ ही साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए जो सिफारिश पे जो सरकारी को सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति भी इससे मिली थी। तो ये पॉइंट सारे आपको क्लियर हो जाने चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पावर ये थी कि गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति करने का चुनाव किया गया था, और इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। बजट में बहस करने की पावर यहाँ पर उन गैर सरकारी सदस्यों को मिल गई थी, और साथ ही साथ प्रश्न का उत्तर देने का भी अधिकार इस अधिनियम के द्वारा दिया गया था। वायसराय को यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो व्यवस्था दी गई थी, जिसमें कि यूनिवर्सिटी, व्यापारी संघ और जो जमींदार थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे और नगर पालिका थी, वहां पे भी गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। और इससे ये निश्चित निकायों में सिफारिश की जाने के लिए नामांकन की प्रक्रिया कहा गया है। सिफारिश करने की नामांकन की प्रक्रिया थी ये, जो अलग अलग निकाय यहाँ पर बन गए थे, विश्वविद्यालय जो बना था और अलग अलग जो बॉडी बनाई गई थी, उन बॉडियों में सिफारिश पर यहाँ पर सिफारिश की प्रक्रिया चालू हो गई थी, और वहां पर इसको सिफारिश की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया था इसको। सिफारिश की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया इसको कहा गया, जिसमें कि सिफारिश की जा सकती थी और गवर्नर उस सिफारिश पे यहाँ पर नियुक्त करने का पावर मिल गया। तो ये 1862 और 1892 का 1861 और 1892 का परिषद अधिनियम मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। 1892 के बाद में जो अधिनियम आया वो अधिनियम था 1909 का, फिर 1919 के बाद में फिर 1935 का, सॉरी 1935 का अधिनियम यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो एक एक करके वो भी सारे परिषद अधिनियम यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस क्लास को हम यहीं पर फाइंड करते हैं, जिसमें कि दोनों अधिनियम मैंने कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो क्लास को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, आने वाली जो क्लासेस हैं, क्योंकि उसमें मैं बाकी के अधिनियम, 2 अधिनियम उसमें भी मैं कंप्लीट करूंगा, जो कि है 1909 के और उसके बाद में 1919 के। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट करके, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, तो वो भी आप कमेंट्स करके मेरे से बता सकते हैं, तो उसको भी अपन अगली क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को आप आगे भी शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, और इसको लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। फॉलो कर लीजिए मेरी क्लास को, मेरे चैनल को, स्टडी कॉन्सेप्ट को। साथ ही साथ में जो अन्य चैनल है अभियान एकेडमी, जिसमें कि एमसीक्यू सीरीज प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं,
उसके लिए आप उसको फॉलो कर लीजिए, जिसमें कि हर सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज ही मिलेंगी आपको, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साथ ही साथ में ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज आपको मिलने वाली है। यहाँ पर पूरी कंप्लीट थ्योरी मिलेगी आपको इस चैनल में, और वहां पर आपको जो कि अभियान अकेडमी है वहां पर आपको एमसीक्यू सीरीज मिलने वाली है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय दिस क्लास टिल एंड।